यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। इस वीडियो में हम समकालीन भारत और शिक्षा के ताबड़तोड़ कई क्वेश्चन देखने वाले हैं, लगभग 100 के ऊपर जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, मैकाले के विवरण पत्र का गुण होगा, तो इनमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी आ और बा दोनों हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो क्वेश्चन क्या है कि मैकाले के विवरण पत्र के दोष और कमियां बतानी है आपको। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, मैकाले के विवरण पत्र के दोष और कमियां बतानी है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। मैकाले के विवरण पत्र का तत्कालीन प्रभाव क्या था, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकाले के विवरण पत्र का दीर्घकालीन प्रभाव क्या था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, विलियम एडम्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड में हुआ था। अपव्यय और अवरोधन समाप्त करने के लिए किसने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, तो हरडॉक समिति ने। उसके बाद में सर्वप्रथम गोखले का शिक्षा संबंधी विधेयक पेश किया गया, तो 19 मार्च 1910 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। और उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, तो वो नियुक्ति हुई थी 4 नवंबर 1948 को हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बंगाल की शैक्षिक परिस्थितियों का सर्वेक्षण के लिए विलियम एडम्स को कमिश्नर कब नियुक्त किया गया था, तो उसका हो जाएगा 1835 में। विलियम एडम्स ने अपनी रिपोर्ट को कितने भागों में प्रस्तुत किया, इसका आंसर हो जाएगा 3 भागों में प्रस्तुत किया। विलियम एडम्स ने अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1835 में। सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में शिक्षा में अव्यवस्था की जांच के लिए गठित किया गया था, तो हंटर शिक्षा आयोग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हंटर शिक्षा आयोग के विषय में सही नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी सही। लालकृष्ण गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में अपना एक विधेयक प्रस्ताव प्रस्तुत किया 16 मार्च 1911 में। गोखले का प्रस्ताव 1910 को अंतर्गत दिए गए सुझाव थे, तो वो सुझाव क्या थे, यहाँ पर हो जाएगा सा, यानी आ और बा दोनों। गोखले बिल जो था 1911 में प्राथमिक शिक्षा के विकास से संबंधित सुझाव दिए गए थे, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, सा, यानी आ और बा दोनों हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस आयोग ने यह अनुशंसा की कि प्राथमिक शिक्षा नियंत्रण स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं, जिला तथा नगर बोर्डों को सौंप दिया गया, तो इसका हंटर शिक्षा आयोग हो जाएगा। पहला राज्य किसने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा। किस शिक्षा नीति में घोषणा की गई कि प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो ये हो जाएगा 1913 की शिक्षा नीति। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा नीति 1913 के आधारभूत जो सिद्धांत थे वो क्या थे, तो आ और बा दोनों हो जाएगा। वर्धा शिक्षा योजना की रूपरेखा में शामिल, तो इसमें आ बा दोनों हो जाएगा। वर्धा शिक्षा योजना के उद्देश्य में शामिल, तो इसका भी जो आंसर होगा वो आ और बा दोनों हो जाएगा, यानी सर्वोदय समाज की स्थापना और व्यावसायिक विकास। ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा आपको अटेम्प्ट कराने हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 को बदलकर कौन से नए पैटर्न को अपनाया गया, तो 5+3+3+4 पैटर्न अपनाया गया। डेलर्स आयोग के एकमात्र भारतीय सदस्य डॉक्टर कर्ण सिंह ने अधिगम के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक माना है, तो किसको माना है, उपयुक्त सभी को माना है। एक साथ जीना सीखने के लिए शिक्षा की किन बातों को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उपयुक्त सभी सारे बातों को सीखना बहुत जरूरी है। तो विद्यार्थियों को शांति लिए शिक्षा देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सारे बातों का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 को बदलकर 5+3+3+4 के पैटर्न को अपनाते हुए स्कूली शिक्षा को कितने साल तक कर दिया गया है, तो वो 15 साल तक कर दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर देख लेना एक बार, 14 साल होना चाहिए एग्जैक्टली। सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, तो इंग्लैंड में खोला गया था। इनमें से किसने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोल्ड विल्सन हो जाएगा। भारत में सबसे पहला जो मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था, दिल्ली में स्थापित किया गया था। संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में थी, तो ये हो जाएगा 325 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग। संविधान सभा के सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे, 382 सदस्य थे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देख लीजिए, विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन तथा संरचना के संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने क्या सुझाव प्रस्तुत किए, तो सब हो जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के संदर्भ में उद्देश्य बतलाए थे, तो वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के माध्यम के संबंध में क्या सुझाव प्रस्तुत किए थे, तो इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो, समस्त संघीय भाषाओं का विकास हो, तो ये दोनों हो जाएगा। उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर
स्तर को ऊंचा उठाने के संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने क्या सुझाव प्रस्तुत किए? तो विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सुधार, स्नातक स्तर पर ट्यूटोरियल प्रणाली लागू करना, विश्वविद्यालय की दशा में सुधार, यानी सारे उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अनुशासन के संबंध में क्या सुझाव प्रस्तुत किए? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षकों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो वो आपका हो जाएगा 5 भागों में विभक्त किया गया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति के क्या आधार बताए थे? तो उन्होंने उपयुक्त सभी आधार बताए थे, यानी विद्वता, शिक्षण कुशलता, शोध कार्य, यानी उपयुक्त सभी। स्त्री शिक्षा संबंधी विकास के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने क्या सुझाव प्रस्तुत किए? तो वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा महाविद्यालय शिक्षकों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो वो 2 भागों में विभक्त किया गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर शिक्षा आयोग जिसे कहते हैं, के सदस्य थे, तो उनके जो सदस्य थे वो कौन थे? तो ये सब सदस्य थे कालूलाल, हंसा मेहता, जॉन क्रिस्टी, ये सब सदस्य। जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा के अंतर्गत हस्त कौशल के लिए स्कूली समय के 5 घंटे 30 मिनट में ये कितना समय निर्धारित किया था? तो ये हो जाएगा 3 घंटे 20 मिनट। बेसिक शिक्षा के पाठ्यचर्या में शामिल हस्त कौशल एवं उद्योग में शामिल थे, तो कौन शामिल थे? इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, कताई, बुनाई, मछली पालन, कृषि। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो 6ठी कक्षा में होता है। नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हेक्टो मुनरो ने दिया था। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो वो हो जाएगा अन्नामलाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो वो हो जाएगा 1985 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो नई दिल्ली में है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा का संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में है। भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इज्जत नगर। भारतीय पशु चिकित्सा ISO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो कोलकाता। भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ पर स्थित है? तो वो धनबाद हो जाएगा। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT की कुल संख्या कितनी है? 10 है। भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो वो हो जाएगा खड़गपुर में हुई थी। पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? कलकत्ता में है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र थे, तो वो कार्य क्षेत्र क्या थे? उपयुक्त सभी हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आयोग हैं, तो वो आयोग सभी हैं। हंटर आयोग, मुदालियर आयोग, सैंडलर शिक्षा आयोग। सही युग्म को छांटना है। हंटर आयोग सन 1882, सैंडलर आयोग 1919, मुदालियर 1952 सभी, तो इसमें सभी हो जाएंगे। माध्यमिक स्तर पर एक बुनियादी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की, तो इसमें आंसर क्या होगा? जाकिर हुसैन समिति ने माध्यमिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा प्रस्तुत की। तो किसने प्रस्तुत की? आचार्य नरेंद्र देव शिक्षा समिति ने, मुदालियर समिति ने, जाकिर हुसैन समिति ने। तो इसमें जो होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियों में गुण है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों में क्या कमियां, अवगुण, दोष, सीमाएं थी? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित कर दिया, तो 29 अगस्त 1919 को इन्होंने तैयार करके प्रेषित कर दिया। माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कितने पृष्ठों का एक बड़ा दस्तावेज होता है? तो 244 पृष्ठों का होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित हुआ द्वितीय आयोग जो है वो हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व माध्यमिक शिक्षा के विषय में गठित आयोग था, तो वो हो जाएगा आ और बा दोनों। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम के संबंध में क्या सुझाव दिए थे? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। मुदालियर आयोग ने शिक्षा का कौन से उद्देश्य निर्धारित किए थे? तो ये सभी व्यवसायिक कुशलता, लोकतांत्रिक नागरिकता, ये सब। सामवेद में किसका उल्लेख किया गया है? तो संगीत का उल्लेख किया गया है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। यजुर्वेद में किसका उल्लेख हुआ है? यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख हुआ है? इसमें रोग निवारण, जादू टोना इसका हुआ है। उसके बाद उपनिषदों की जो संख्या है वो कितनी है? 108 है। उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेदांत के नाम से जाना जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वो 6 है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है, तो वो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? उसके पाणिनि है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 12 है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पादक। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? जौ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? वो है तांबा। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार लिखना है, तो इसमें हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था जो आधारित थी वो क्या थी? व्यवसाय पर आधारित थी, जन्म पर आधारित थी, तो जन्म पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी जन्म पर। ठीक है।
व्यवसाय पर होगा। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मूलर था। आर्यन जनजाति की पराधीनता बस्ती कहाँ है? तो वो हो जाएगा सप्त सिंधु। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, समर्थ विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो पूना में पूना में की गई। निम्नलिखित में से किस शिक्षा नीति के तहत निचले स्तर पर भारतीय भाषा, मध्य स्तर पर अंग्रेजी एवं भारतीय भाषा तथा उच्च स्तर पर अंग्रेजी भाषा को अपनाया गया? तो वो होगा वुड्स डिस्पैच में। ठीक है, ये वुड्स डिस्पैच जो 1854 का है आपका 19 जुलाई का। कलकत्ता में स्थापित जो है राष्ट्रीय कौशल का प्राचार्य किसे नियुक्त किया गया? तो वो हो जाएगा श्री अरविंद घोष को। गोपाल कृष्ण गोखले ने ज्ञान प्रकाश दैनिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की? तो पूना से प्रकाशित की। गोपाल कृष्ण गोखले का निधन किस आयु में हुआ था? तो उनकी जो आयु थी 49 वर्ष के थे और उनके निधन हो गया था। उसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले का निधन कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1915 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वुड्स डिस्पैच के संबंध में सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा लास्ट वाला दा हो जाएगा। किस शिक्षा नीति तहत सन 1857 में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो वो हो जाएगा वुड्स डिस्पैच के तहत। किस शिक्षा नीति के तहत भारत में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई थी? तो वो हो जाएगा वुड्स डिस्पैच के तहत। देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए इस दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कर्जन द्वारा पारित जो है सब विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का खुलकर विरोध किसने किया? तो उसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसके बाद में जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया। तो वो कब किया? 19 मार्च 1910 में। बेसिक शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? तो वो सभी हो जाएंगी। मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल, क्रिया प्रधान शिक्षण विधि, वर्ग भेद की समाप्ति, यानी सब हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा के दोषपूर्ण जो सीमाएं हैं वो क्या हैं? तो वो सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से समिति की अनुशंसा पर 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय जो है अनुदान आयोग का गठन हुआ। तो वो हो जाएगा राधा कृष्णन समिति। कोठारी आयोग का संबंध है तो वो आयोग शिक्षा से है। कोठारी आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? तो 1964 ईस्वी हो जाएगा। 1954 में जो है आपका वुड डिस्पैच आया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो वुड डिस्पैच को ही मैग्ना कार्टा कहते हैं, 1854 वाले को। ठीक है, उसके बाद में भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है 1986 में की गई थी और 1968 वाली जो है वो पुरानी थी, और अभी जो एकदम नई की गई है वो 2020 की है। ठीक है, याद रखना 1992 में भी एक नीति आई थी, बट नई जो पूछा जा रहा है वो बताएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी। राष्ट्रीय शैक्षिक यानी NCERT की स्थापना पूछा जा रहा है तो 1961 हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात हो रही है तो इसका आंसर 1988 हो जाएगा। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की जो सिफारिश किसने की थी? तो वो कोठारी आयोग ने की थी, और कोठारी आयोग ने एकल समता विद्यालय की भी बात की थी। 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई थी तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 1987 से 88 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, श्री शांताबाई शिखा कुटीर का नाम परिवर्तित कर वनस्थली विद्यापीठ कब किया गया? तो वो किया गया सन 1945 में। ठीक है, और ये वनस्थली आपके एग्जाम में आ सकता है। वनस्थली मैंने इसका क्लास भी बनाया तो एंड स्क्रीन पर जो वीडियो आपको शो होगी उसको देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे प्लेलिस्ट में रख दिया गया है। वनस्थली विद्यापीठ में स्नातक स्तर की शिक्षा कब से प्रारंभ हुई? तो 1943 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने वनस्थली विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा वर्ष प्रदान किया तो वो हो जाएगा सन 1983 में। वनस्थली विद्यापीठ की विशेषता है तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। वनस्थली विद्यापीठ में विदेशी छात्राओं हेतु किस पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया? तो उपयुक्त सभी हो गया। वनस्थली विद्यापीठ में छात्रों के किस प्रकार के विकास पर बल दिया गया? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। वनस्थली विद्यापीठ में अगला जो क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ में पंचमुखी शिक्षा का पाठ्यक्रम संचालित किया गया था तो उसमें शारीरिक एवं कला शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, बौद्धिक एवं नैतिक शिक्षा ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शास्त्री जी बालिकाओं को व्यवहारिक शिक्षा के किस कार्य को सिखाने पर बल देते थे? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी दा यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा।
उसके बाद शास्त्री जी बालिकाओं को किस तरह की शारीरिक शिक्षा देने पर बल देते थे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। वनस्थली विद्यापीठ के विशेष नियम और प्रावधान क्या थे, तो खादी वस्त्र पहनना, छात्रावास में रहना, स्नातक स्तर पर विवाहित महिलाओं का प्रवेश नहीं था, महिला सशक्तिकरण के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। वनस्थली विद्यापीठ की विशेषताएं हैं तो वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी शांत, प्राकृतिक एवं पारिवारिक वातावरण, एक छोटा सा स्वतंत्र उपनिवेश केवल बालिकाओं के लिए उपयुक्त सभी। भारत विभाजन और स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के कितने जो है सदस्य रह गए थे, तो वो 3। कॉमर्स, लॉ एवं मेडिकल की शिक्षा की अभाव थी। संवैधानिक मूल्यों में शामिल है तो वो हो जाएगा सभी, यानी मातृत्व, समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा से संबंधित उपबंध हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। भारतीय संविधान में शिक्षण संबंधी प्रावधान वाला जो अनुच्छेद है वो क्या है, तो वो जो आपका है शिक्षण संबंधित, वो अनुच्छेद 30, 45, 46 ये डीपीएसपी में आ जाएगा। बाकी अगर मूल अधिकार में पूछा जाए तो 21 का ये हो जाएगा। समवर्ती सूची में शिक्षा से संबंधित उपबंध हैं तो वो उपबंध 24 हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ये किसमें उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 343 से 7। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया, तो वो लाया गया सन 1976 में। वर्तमान में एकलव्य द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम जो हैं वो क्या है, शिक्षक विकास कार्यक्रम, शैक्षिक सामग्री निर्माण, शाला विकास के कार्यक्रम तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। एकलव्य का प्रकाशन केंद्र कहाँ पे है, तो वो भोपाल में है। एकलव्य के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम जो हैं वो सभी हैं, यानी किशोर भारती, सामाजिक विज्ञान कार्यक्रम, प्रशिका उपयुक्त सभी हो जाएंगे। एकलव्य ने प्रशिका कार्यक्रम कब शुरू किया, तो वो हो जाएंगे सन 1983 में। किशोर भारतीय कार्यक्रम की स्थापना की गई थी तो वो अनिल सदगोपाल ने की थी। लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में समाजवादी मूल्य है तो वो कौन सा है, पदों और अवसरों के प्रति समानता, पदवी के लिए, अवसर के लिए, दोनों के लिए समानता मिलनी चाहिए। धन का समान वितरण होना चाहिए तो इसलिए दोनों हो जाएगा आ और बा। न्याय कितने प्रकार के होते हैं, न्याय 3 प्रकार के होते हैं। न्याय का प्रकार जो होता है वो कितना होता है, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक, इसलिए 3 प्रकार का होता है। लोकतंत्र का सर्वप्रथम सिद्धांत जो है वो स्वतंत्रता से उठता है, उसके बाद फिर समाजवाद, असमानता, न्याय, ये सब न्याय और समानता, स्वतंत्रता ये सब जुड़ता है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की योग्यता में शामिल किया है तो वो कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। महिला शिक्षकों को वरीयता दी जानी चाहिए, शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, यानी सभी हो जाएंगे। 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा का सुझाव किस आयोग ने दिया था, तो वो सैंडलर शिक्षा आयोग ने दिया था। निम्नलिखित में से किस आयोग का सुझाव था कि इंटर परीक्षा को माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के मध्य की विभाजन जो है रेखा मानी जानी चाहिए, तो वो सैंडलर शिक्षा आयोग होगा। सैंडलर शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था, 1917 में किया गया था। इंटरमीडिएट महाविद्यालय का वर्णन सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा किया गया था, तो वो सैंडलर शिक्षा हो जाएगा। किस आयोग द्वारा 3 वर्ष की शिक्षा अवधि स्नातक की उपाधि के लिए निश्चित की गई थी, तो वो हो जाएगा सैंडलर शिक्षा आयोग। पास तथा ऑनर्स पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव किसने किया था, सैंडलर ने दिया था। हार्टॉग कमीशन का गठन किस वर्ष में हुआ था, तो 1929 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस आयोग का मत था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को महाविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए रोका जाना चाहिए, तो ये हार्टॉग आयोग का था। निम्नलिखित में से किस आयोग ने ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए व्यवहारिक व्यावसायिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा देने पर जोर दिया गया था, तो ये हार्टॉग आयोग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा योजना गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थी, तो वो हो जाएगा वर्धा शिक्षा योजना। किस योजना के तहत पहली बार 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत स्वीकार किया गया था, तो वो हो जाएगा सारजेट योजना। बेसिक शिक्षा के गुणों में शामिल है तो वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम जो है वो क्या है, तो वो जो है कोठारी आयोग है। शिक्षा आयोग भी बोलते हैं, कोठारी भी बोलते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। 1964 वाली बात हो रही है। शिक्षा के सभी अंगों अर्थात प्राकृतिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा का अध्ययन कर ऐसे सुझाव दीजिए कि शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधार किया जा सके, तो ये हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने कार्य क्षेत्र की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए कितने कार्यदलों और कार्य समितियों का गठन किया है, तो वो हो जाएगा 13 कार्यदलों व 7 कार्य समितियों का। भारतीय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन सशिका राष्ट्रीय प्रगति सरकार को कब भेजा, तो वो भेजा 29 जून 1966 को। भारतीय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन और राष्ट्रीय प्रगति कितने पृष्ठों का एक बृहद दस्तावेज था, तो वो था 692 पृष्ठों का था। भारतीय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन और राष्ट्रीय प्रगति बस कितने खंडों में विभाजित किया गया था, 2 खंडों में। विज्ञान भवन में भारतीय शिक्षा आयोग का उद्घाटन कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1964 को। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का प्रतिपादन कितने पृष्ठों का दस्तावेज था, तो वो 747 पृष्ठों का था। कोठारी आयोग ने अपनी संस्तुतियों को कितने खंडों में विभक्त किया था, तो 8 खंडों में विभक्त किया था। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य थे वो सभी थे, यानी सभी कौन सा, उत्पादन क्षमता, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, प्रजातंत्र और संरक्षण संवर्धन। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने गुण विशेषताओं में शामिल हैं, तो वो सभी शामिल हैं। नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण, शैक्षिक अवसरों की समानता, प्रबल शिक्षा,
आयोजकों का मार्गदर्शन। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के दोष, अवगुण, कमियां, सीमाएं, ये सब क्या हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कितने अध्याय थे? ये 15 अध्याय थे। 10+2+3 शिक्षा संरचना के रूप 10 वर्षीय पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था। ये हो जाएगा NCERT के द्वारा। नई शिक्षा नीति के निर्माण की भारत सरकार ने घोषणा की थी 1986 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 85 लिखा हुआ है। उसके बाद राष्ट्रीय घोषणा वैसे की होगी 85 में, बट आया था 86 में। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था? 6%। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था? तो वो हो जाएगा, कितने किए थे? 70% किए थे। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो इसका आंसर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 हो जाएगा, यानी कोठारी की बात हो रही है। कोठारी आयोग की सिफारिशों पर चर्चा होने के बाद भारत सरकार ने यह सब स्वीकार किया कि देश के आर्थिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण अति आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 में भारत सरकार ने किस शिक्षा के प्रतिवेदन को कुछ संशोधनों के पश्चात इसी के आधार पर स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की? तो वो हो जाएगा कोठारी कमीशन बोलो या भारतीय शिक्षा आयोग बोलो। प्राथमिक विद्यालय के भौतिक संस्थानों की पूर्ति के लिए नई शिक्षा नीति में सुझाव दिया गया, तो वो हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई? तो वो 24 जुलाई 1968 को की गई। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र भारत की द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो वो हो जाएगा 1979 ईस्वी में की गई। स्वतंत्र भारत की तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो वो 1982 में की गई। भारत की ऐसी कौन सी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ क्रियान्वयन की पूरी योजना भी प्रस्तुत की गई है और साथ ही उनके पर्याप्त साधन भी जुटाए गए हैं? तो वो हो जाएगा 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 12 भागों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 के मूल तत्वों में शामिल है, तो वो हो जाएगा कौन सा? दा हो जाएगा उपयुक्त सभी। वनस्थली विद्यापीठ में शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या है? तो वो दोनों है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों। वनस्थली विद्यापीठ के किस भवन में विदेशी छात्राओं के रहने की व्यवस्था है? तो वो शांत विश्वनीडम भवन है। वनस्थली विद्यापीठ के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो सारे कथन सत्य हैं। कितने सदस्यों के दल ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान प्रारूप का जो तैयार किया था? तो वो 8 सदस्य थे। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो वो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा आधारित हो उपलब्ध करेगा, यह कथन संबंधित है? तो यह कथन अनुच्छेद 21 के ए या का से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद रखा गया, अनुच्छेद 16 का। उसके बाद एकलव्य संस्था के सर्वोच्च प्रशासनिक अंग शासी निकाय में अधिकतम कितने सदस्य हैं? तो उसमें 20 सदस्य हो जाएंगे। एकलव्य का अंग जो है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी शासी निकाय, सामान्य निकाय, अकादमिक निकाय, चयन समिति। एकलव्य संस्था के सर्वोच्च प्रशासनिक अंग शासी निकाय के संबंध में सत्य कथन है, तो वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी इसकी वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। एकलव्य का बजट तैयार करता है, इससे एकलव्य के नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार है, यानी सब हो जाएगा। एकलव्य का कार्य क्षेत्र शासी किस राज्य तक सीमित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा। धर्म या भाषा, एकलव्य का कार्य क्षेत्र शासी किस राज्य तक सीमित है? मध्य प्रदेश तक सीमित है, ठीक है। उसके बाद अगर ये है कहाँ पे, तो ये आपको गुजरात में है। धर्म या भाषा पर अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? तो श्रीमद् भगवद गीता को माना जाता है। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? गाय के लिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या था? तो वो हो जाएगा कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। किसे लाइट ऑफ एशिया कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो वो शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया देवी था। महात्मा बुद्ध के सौतोली माँ का नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी था। महाबुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग पर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? 29 वर्ष में। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो वो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और महानिर्वाण अगर पूछे तो जब वो समाधि ले चुके थे तब, और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता तो धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? अलार कलाम को बनाया था। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? सांख्य दर्शन प्राप्त की थी। बाकी उन्होंने जो टोटल सिद्धांत दिए थे, सम्यक संकल्प 8 दिए थे। सम्यक संकल्प था, कर्म था, सिद्धांत, स्मृति और 4 और थे। उसके बाद में गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? तो रुद्रक था। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना
नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो 6 वर्ष में। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो सिद्धार्थ को आ और बा यानी तथागत गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध और तथागत दोनों कहा गया। महावीर तो जैन धर्म में उनके लिए यूज़ किया गया है। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन की ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो वो बैसाखी पूर्णिमा में प्राप्त हुई थी। 1448 में कालीकट के समुद्री तट पर पहुंचने वाला पुर्तगाली था तो वो वास्को डी गामा था। मुंबई में प्रोटेस्ट धर्म के बालकों के लिए प्रथम स्कूल की स्थापना जो हुई थी 1968 ईस्वी में हुई थी। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो लगाई गई थी वो 1800 ईस्वी में लगाई थी। मैकाले संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य किसे माना जाता है? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला जो आंसर है ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति उसमें जो है कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 मार्च 1835 को। लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति 1885 का परिणाम हुआ तो उसका आंसर हो जाएगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत और विद्यालय पाठ्यचर्या में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को स्थान, यानी दोनों हो जाएगा। प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद का अंत करने का श्रेय जो जाता है वो लॉर्ड ऑकलैंड को जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहाँ है कहा जाता है? तो वो वुड का घोषणा पत्र हो जाएगा। पाश्चात्य साहित्य को महत्वपूर्ण बताने के लिए संबंध में मैकाले ने क्या सुझाव दिए? तो वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऑल ऑफ द अबव मतलब कि अंग्रेजी साहित्य संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है और जो कथन है, ठीक है, यहाँ पे कट गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा और फिर क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए? तो ये जो है कक्षा 5वीं तक 1 से 5 तक होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी तो वो किसे? मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से अगर आओगे तो ये ऐसा होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो ये हो जाएगा 1988 में। इनमें से किसने भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव दिया था? तो ये कोठारी आयोग हो जाएगा। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम को लागू किया गया था? तो 1987 से 88 में। अधिगम के 4 स्तंभों में शामिल है तो वो करने के लिए, अधिगम जानने के लिए, एक साथ जीने के लिए। यूनेस्को यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा एगर फोरा भविष्य के लिए शिक्षा कब प्रकाशित की गई थी? तो ये हो जाएगा 1972 में। डेलर्स आयोग की सृष्टि 21वीं शताब्दी में ऐसी शिक्षा व्यवस्था करनी होगी जिसमें क्या? तो ये आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। जानने के लिए अधिगम का अन्य नाम क्या है? ज्ञान योग है। करने के लिए अधिगम का अन्य नाम है तो वो क्या है? कर्मयोग है। पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नवीन शिक्षा नीति के उद्भव के लिए समिति का गठन कब किया गया? अक्टूबर 2015 में किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसरो के पूर्व निदेशक डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए ड्राफ्ट समिति का गठन किया तो वो जून 2017 में किया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, किसी के शिक्षा उद्देश्यों को व्यक्त करना वस्तुतः शिक्षा मूल्य को व्यक्त करना है। यह कथन किसका है? ब्रूबेकर का कथन है। मूल्य वह है जो मानव शिक्षा की तुष्टि करे तो ये कथन किसका है? ये अर्बन का कथन है। संविधान की प्रस्तावना कितने आदर्श हैं? तो वो जो है मुख्यतः 4 आदर्श हैं, समानता और उसके बाद बंधुता और दो एक बार कमेंट करके बताओ। समानता है, बंधुता है और क्या है? एकता है, ऐसे करके है 4। संविधान की प्रस्तावना में आदर्श है तो वो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। कानून के समक्ष समानता है वो हो जाएगा अनुच्छेद 15 हो जाएगा। अस्पृश्यता यानी अनटचबिलिटी का जो निषेध है वो किस में है? अनुच्छेद 17 में है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार? तो ये 21 का आ हो जाएगा या का हो जाएगा? ए या का हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से। करबे ने अनाथ बालिका आश्रम एसोसिएशन की स्थापना की तो 1896 में 14 जून को की। श्री करबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर निष्काम कर्म मठ की स्थापना की 4 नवंबर 1908 को की। श्री करबे ने सहनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की तो वो आंसर हो जाएगा 1896 में। उसके बाद SNDT जो ठकरासी महिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कहाँ की गई है एक बार कमेंट में आप लोग बताएंगे मुझे, को राज्य विश्वविद्यालय की सूची में कब शामिल किया गया? तो ये सन 1951 में शामिल किया गया। SNDT महिला विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है तो कौन होता है? महाराष्ट्र का राज्यपालन। तो इसका जो स्थापना हुई थी वो मुंबई में हुई थी सबसे पहले। SNDT महिला विश्वविद्यालय में संबंधित महाविद्यालय किस राज्य में है? तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ही है। बाकी इनके 3 मुख्यालय हैं। एक मुंबई में सबसे बड़ा मुख्यालय है, उसकी स्थापना पहले हुई थी। उसके बाद एक जो है जुहू में है और एक जो है करबे रोड करके कोई है, उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे है। ब्राह्मण विद्यालयों को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा चतुष्पदी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे तो महात्मा गौतम बुद्ध। वैदिक युगीन मुख्य शिक्षा केंद्र था तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी तक्षशिला, मिथिला, काशी। दक्षिण भारत का तीर्थ स्थान जो होगा वो कांची हो जाएगा। वैदिक साहित्य, धर्म, दर्शन, आयुर्विज्ञान की शिक्षा के मुख्य केंद्र जो हो जाएंगे तो इसमें तक्षशिला, मिथिला, प्रयाग, तो तक्षशिला आंसर हो जाएगा। वैदिक कालीन शिक्षा का आयुनिक शिक्षा
पर प्रभाव है तो वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी स्त्री पुरुषों की समान शिक्षा, शिक्षा का अर्थपूर्ण उद्देश्य, शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य, भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार रहा तो वो हो जाएगा 1500 वर्ष तक शिक्षा के प्रति गुरु के कर्तव्य थे तो वो गुरु के कर्तव्य उपयुक्त सभी हो जाएंगे, गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य थे वो भी सभी हो जाएंगे। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रव्रज्या संस्कार किस आयु में होता था, तो यहाँ पर जो आंसर दिया है 8 वर्ष की आयु में, बिल्कुल सही है। बौद्ध में 8 से 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक कहलाता था तो वो श्रमण कहलाता था। बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम था तो वो माध्यम पाली भाषा था, ठीक है। उसके बाद में संस्कृत जो है वैदिक भाषा में थी। बौद्धकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों के शिक्षण करने वाले को कहते हैं तो महोपाध्याय कहते हैं। राजा मिलिंद का प्रसिद्ध ग्रंथ जो था वो क्या था, मिलिंद बौद्ध था। उसके बाद मुस्लिम शिक्षा का, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था तो वो हो जाएगा इस्लाम धर्म का प्रचार था। वैदिक शिक्षा में शिक्षा की व्यवस्था कितने स्तरों पर की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप एक बार कमेंट्स करके बताइएगा, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी प्रयाग काशी इसमें से कोई नहीं है। बौद्ध काल में कुल मिलाकर कितने वर्ष का अध्ययन काल होता था, तो वो 20 वर्ष का होता था। बौद्ध काल के पाठ्यक्रम में शामिल मुख्य विषय थे, उपयुक्त सभी थे। बौद्ध काल के पाठ्यक्रम में शामिल मुख्य विषय थे सभी। बौद्ध काल में भिक्षु शिक्षा की अवधि थी 8 वर्ष थी। पब्जा संस्कार संपन्न होने के बाद छात्र को कहा जाता था सामनेर कहा जाता था। भिक्षु शिक्षा में मुख्य रूप से किस विधि का प्रयोग किया जाता था, तो वो देशाटन विधि का। बौद्ध काल में प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता था, तो अनुकरण शिक्षण विधि का बौद्ध काल में भिक्षु शिक्षा देने का कार्य करते थे, उन्हें कहा जाता था, उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में शामिल थे तो वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। बौद्ध काल की प्रमुख शिक्षण विधियों में शामिल थे तो ये हो जाएगा स्वाध्याय, अनुकरण, तर्क विधि यानी सारे। मुस्लिम शिक्षा का माध्यम जो था वो क्या था, फारसी था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के प्रमुख गुण जो थे वो क्या थे, उपयुक्त सभी थे, यानी लोक भाषा के माध्यम से शिक्षा देना, सभी को शिक्षा का समान अधिकार, केंद्रीय प्रशासन, उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, बौद्ध शिक्षा प्रणाली के 200 में शामिल है तो 200 में स्त्री शिक्षा का जो हाश था, मठों विहारों में कठोर नियम थे, अनुचित शिक्षा संगठन था, ये सभी हो जाएंगे बौद्ध। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर कब बनकर आया, तो 1835 में बनकर आया। निष्पंदन सिद्धांत और ऑकलैंड की शिक्षा नीति 1839 का प्रभाव था, वो हो जाएगा। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत, वर्ग संघर्ष की शुरुआत। वुड के घोषणा पत्र के क्या कारण थे, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशों एवं सुझाव क्या थे, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा का संगठन कितने स्तरों में विभक्त किया गया था, तो वो हो जाएगा 4 स्तरों में। वुड के घोषणा पत्र के क्या गुण थे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी राज्य पर शिक्षा का उत्तरदायित्व, तो शिक्षा के निश्चित उद्देश्य। उसके बाद स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस अध्यक्षता में की गई थी, किसकी अध्यक्षता में, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, इसलिए उसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग कब नियुक्त किया गया था, तो ये हो जाएगा 23 सितंबर 1952। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो 29 अगस्त 1953 को उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए समिति की नियुक्ति की थी, तो आचार्य नरेंद्र देव समिति की नियुक्ति की थी। शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, इसलिए इसको कोठारी आयोग कमीशन भी बोलते हैं। वुड के घोषणा पत्र की विशेषताओं में शामिल है तो सारे मुस्लिम की शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था, निष्पंदन सिद्धांत जो है ये सभी शामिल हैं। वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख दोष थे तो वो सारे थे, पाश्चात्य साहित्य की उपेक्षा, धार्मिक शिक्षा पर नीति स्पष्ट, शिक्षा को माध्यम अंग्रेजी भाषा। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राचीन कालीन शिक्षा के अंतर्गत आती है वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक कालीन, बौद्धकालीन शिक्षा, तो ये जो है इसमें आएगा कौन सा आपका, वैदिक कालीन और बौद्धकालीन, मतलब ए भी दोनों होगा, तो इस तरह से दोनों का लिख दिया गया है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, प्राचीन भारत में शिक्षा के एक सुसंगठित एवं सुनियोजित रूप का विकास हुआ जिसे नाम दिया जाता है, तो क्या है वो, वैदिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा के आधारभूत स्तंभ थे, 4 वेद थे। वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था तो वो धार्मिक भावनाओं का विकास था। वैदिक शिक्षा प्रणाली के 2 सौगुण कमियां और सीमाएं ये सब क्या थी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अव्यवस्थित पाठ्यचर्या, रटने पर अधिक बल देना, कठोर अनुशासन। वैदिक युगीन शिक्षण विधियां, वैदिक युगीन जो शिक्षण विधियां थी वो क्या थी, व्याख्यान विधि थी, प्रवचन विधि थी, तर्क विधि थी, तो वो सभी हो जाएंगे। वैदिक युगीन शिक्षण संस्थाएं जो होगा इसका आंसर हो जाएगा और गुरुकुल और कृषि आश्रम दोनों। गुरुकुलों में किसकी शिक्षा दी जाती थी, तो गुरुकुलों में सभी की शिक्षा, वेदों की, धर्मशास्त्र की, साहित्य की। गुरुकुलों में छात्र कितने वर्ष तक अध्ययन करता था, तो वो कितने 12 वर्ष तक अध्ययन करता था। उसके बाद जो अगला हो जाएगा आपका, व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी तो विद्यापीठ में दी जाती थी। संस्कृत भाषा की शिक्षा किसमें दी जाती थी, तो उसमें टोल में हो जाएगा। उसके बाद वैदिक शिक्षा में वसु कहा जाता था, इसका आंसर हो जाएगा जो छात्र 24 वर्ष तक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता है। प्राचीन काल भारतीय शिक्षा का दोष क्या था,
तो इसमें दोष जो है उपयुक्त सभी थे। शिक्षा का व्यापक स्वरूप, हस्तकला पर अधिक बल, अधिक शोषण, मतलब ये सारी व्यवस्थाएं थी नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले भारतीय क्रांतिकारी थे तो वो सभी थे गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक। मैकाले शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1835। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी ऑफ विप्रोवेशन के सिद्धांत की चर्चा की गई मैकाले शिक्षा पद्धति में। राष्ट्रीय चेतना के विकास में निम्नलिखित में से किसका योगदान नगण्य था? तो वो हो जाएगा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा हेरफेर नामक पुस्तक की रचना कब की? 1882 में की। उसके बाद शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना किसने की? तो स्वामी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की। आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो वो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। उसके बाद भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? तो उद्देश्य तो सारे थे, यानी व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा का भारतीयकरण, राष्ट्रीय जागरण। बंगाल में एक राष्ट्रीय शिक्षा संवर्धन समिति का गठन कब किया गया? तो वो 15 अगस्त 1906 को किया गया। 1906 को। बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 14 अगस्त 1906 को हुई। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के सिद्धांत थे उपयुक्त सभी थे, यानी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्वप्रेम, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पर बल। राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? गुरुदास बनर्जी की अध्यक्षता में हुई। उसके बाद किसके प्रयासों से राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना हुई? तो वो जो है प्रयासों से हुई किसके? उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया गया? तो 1917 में। कोठारी कमीशन की स्थापना कब हुई? 1964 से 66 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे। सती प्रथा की समाप्ति से त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो वो कोठारी समिति ने की थी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है